अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? उम्मीद है ठीक होंगे स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद असन खान के ऊपर। स्टूडेंट्स, हमने एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हम अल्कली और अल्कलाइन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे और इनको हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके भी दिखाया। इनको वाटर के साथ रिएक्टिविटी शो की, ऑक्सीजन के साथ शो की, क्लोराइड के साथ शो की, बाकी इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी हमने काफ़ी बेहतर तरीके से इनके ऊपर 1 बाय 1 लेक्चर बना रखा है और फर्दर भी इनके जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं इनके ऊपर हम लेक्चर तैयार कर रहे हैं। तो वेट कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। तो अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो लाइक उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास ग्रुप फर्स्ट ए को हम अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। और क्यों इनको अल्कली मेटल्स में? क्योंकि मोस्टली प्लांट एशेस के अंदर ये वाफर मिकदार में आपको मिलते हैं। इनको हम एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, इनको हम टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। आज इनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जो पहला इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के मुतालिक तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर आते हैं, आपको पता है ये चीज़ हमने एटॉमिक रेडियस में डिस्कस भी की थी कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ होता चले जाता है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बढ़ते चले जाते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है न्यूक्लियस की वो स्ट्रांग होते चले, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों को बेहतर तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और एटॉमिक साइज़ क्या हो जाता है? डिक्रीज़ होता चला जाता है। एटॉमिक साइज़ क्या हो जाता है? डिक्रीज़ होता चला जाता है। किसके अंदर? पीरियड्स के अंदर। हाँ, एक और उसके अंदर वो एबनॉर्मेलिटीज़ है कि नोबल गैसेस का साइज़ मोस्टली बढ़ जाता है, लेकिन उसकी बेसिक रीज़न यह है क्योंकि यहाँ पर सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन तकरीबन फिल हो चुके होते हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे होते हैं शेल्स के अंदर तो वो रिपल्शन क्रिएट करते हैं। दैट्स वाई आखिरी वाला जो है, एक तो स्टेबिलिटी की वजह से, गैसेस होने की वजह से, और दूसरा इलेक्ट्रॉनों के रिपल्शन की वजह से उनका साइज़ बढ़ जाता है। लेकिन हम पीरियड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर आते हैं, मोस्टली फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर, तो उसमें क्या होता है? एटॉमिक साइज़ बढ़ता चला जाता है और उसकी बेसिक रीज़न क्या है? इसके अंदर एडिशन ऑफ शेल्स हो रही होती हैं। एडिशन ऑफ शेल्स। शेल्स, एक शेल, 2 शेल, 3 शेल, यानी पहले के अंदर एक शेल होगा, दूसरे के अंदर 2 शेल हो जाएंगे और इस तरह शेल की साइज़ में इजाफा होता चला जाएगा। तो ज़ाहिर बात है एटम का साइज़ भी बड़ा होता चला जाएगा। और दूसरा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है उसके शील्डिंग इफ़ेक्ट का। शील्डिंग इफ़ेक्ट भी बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते चले जाते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो चीज़ है इसके अंदर वो है हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू। सेकंड जो चीज़ है हमारे पास वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप के हैं वो हमारे पास मोस्टली मेटल्स हैं। मोस्टली मेटल्स हैं और मेटल्स आर मोस्टली इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। इनकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल है क्या? आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि ये वो एनर्जी होती है जो किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। और जितना एटम का साइज़ बड़ा होगा स्टूडेंट्स, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान हो जाता है क्योंकि वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस जैसे बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे और दूर वाले इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस अपनी तरफ आसानी से खींच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसको निकालना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम में जब हम आते हैं तो शेल्स बढ़ते चले जाते हैं और वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से उनको निकालना आसान हो जाएगा। अगली जो चीज़ है स्टूडेंट्स हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू के बाद वो है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। कौन सी चीज़ है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। वो क्या होती है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स हमारे पास किसी भी एलिमेंट की एक एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। क्योंकि ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बहुत कम होते हैं। इसकी वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती फिर इलेक्ट्रॉन दे ना सकते, क्योंकि मेटल्स हैं और मेटल मोस्टली इलेक्ट्रॉनों को लूज़ करने की सलाहियत रखते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? लो होती है स्टूडेंट्स। हमारे पास इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है स्टूडेंट्स? जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको अगर आप याद रख लेंगे तो पूरे इनकी जब केमिकल रिएक्शन हम करवाएंगे तो ये सारी चीज़ें बार बार दोहराई जाती हैं, यहीं से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद इनका है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का जो मोस्टली स्टूडेंट्स वास्ता है ना डायरेक्टली, वो है इनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। लेकिन इनके तो मॉलिक्यूल होते नहीं है, मोस्टली इनके फार्मूला यूनिट्स होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के। इनमें जो है ना मेटल्स के अंदर, मेटल्स के दरमियान में जो बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं स्टूडेंट्स, वो कमज़ोर होती है मोस्टली अल्कली मेटल्स के अंदर की अगर हम जो बात करें, इनकी बाइंडिंग फोर्सेस कमज़ोर होती हैं। इसी वजह से ये मोस्टली सॉफ्ट होते हैं। इनको आप चाकू और मतलब छुरी वगैरह से काट सकते हैं। सोडियम और पोटाशियम के बारे में यही कहा जाता है कि ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप चाकू या छुरी वगैरह से काट भी सकते हैं इसको। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, क्योंकि इनके दरमियान में जो मेटल के अंदर जो बाइंडिंग फोर्स हैं स्टूडेंट्स, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से इनको मेल्ट करना और बॉयल करना आसान हो जाता है स्टूडेंट्स। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज़ बढ़ता चला जाता है, इलेक्ट्रॉन दूर होते चले जाते हैं। साइज़ बढ़ने की वजह से ज़ाहिर बात है बाइंडिंग फोर्सेस और भी कमज़ोर पड़। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है वो है इनकी डेंसिटी। क्या है इनकी डेंसिटी स्टूडेंट्स? डेंसिटी क्या होती है, एक्चुअली थोड़ा सा अगर हम साफ़ कर लें, डेंसिटी हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, ज़ाहिर बात है इनके मासेस को आप देख लें। अभी इसका एटॉमिक नंबर भी अगर आप देखते हैं तो जैसे 11 है, इसका 23, 23, इसका 3 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है। रुबिडियम का हमारे पास 37 हो जाता है। सीजियम का हमारे पास, फ्रांजियम 55 हो जाता है, और फ्रांजियम का हमारे पास 87 हो जाता है। स्टूडेंट्स, फ्रांजियम हमारे पास सेकेंड रेयरस्ट एलिमेंट है, ये बहुत कम मिलता है आफ्टर एस्टाटीन। एस्टाटीन जो कि कम है हमारे पास रेयर कस्ट के अंदर होता है, इसके बाद हमारे पास फ्रांजियम बहुत ही कम इन्वायरमेंट के अंदर आपको मिलेगा। अच्छा स्टूडेंट, डेंसिटी की हम बात कर रहे थे, तो डेंसिटी हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर आते हैं तो इनके मास भी इंक्रीज़ होता है, इनका वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन मास का जो फैक्टर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम। सो एज ए होल डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स एक एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन ये है कि सोडियम की जो डेंसिटी है वो पोटाशियम से ज़्यादा है। अभी तो मैंने कहा कि जब टॉप टू बॉटम नीचे ग्रुप में आएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। जैसे आपको मैंने ट्रेंड दिखाया हो, ये डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन पोटाशियम की डेंसिटी स्टूडेंट्स हमारे पास 0.86 है, जबकि सोडियम की हमारे पास 0.972 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी बेसिक रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? इसका बेसिक रीज़न ये है कि जब पोटाशियम की आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें भी ये भी, तो इसके अंदर मोस्टली 3D सबशेल की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। 3 या D सबशेल इसके अंदर ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट कर देता है। एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट होने की वजह से, यानी थोड़ा सा वॉल्यूम में इजाफा होने की वजह से, ज़ाहिर बात है डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम में, वॉल्यूम में इजाफा होगा तो ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 3D शेल की एडिशन की वजह से इनका और 3D एम्प्टी सबशेल होता है। 3D एम्प्टी सबशेल होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, लेकिन एम्प्टी सबशेल इसके अंदर ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से इनका एक्स्ट्रा इनलार्जमेंट हो जाता है वॉल्यूम के अंदर, और इनकी ओवरऑल डेंसिटी पोटाशियम की कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सोडियम की डेंसिटी इससे ज़्यादा हो जाती है। तो उम्मीद है आपने स्टूडेंट्स इन चीज़ों को पिक कर लिया होगा। फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आई तो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन लाजमी कमेंट करें, इंशाल्लाह वो चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा।